Good evening. Welcome to this wonderful chapter, India 16. Question number 52. तो ये क्वेश्चन नंबर 52 जिसको मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, एक बार वापस जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मेमोरी ताज़ा हो जाएगी। ऑन 1 April 20x1, the plant has a useful life of 40 years. Its initial cost was 1,20,000. This included an amount for decommissioning cost of 10,000. इसमें decommissioning cost already included है। इसका मतलब पहले हम depreciation कितना provide करेंगे? 3,000 रुपये, 1,20,000 डिवाइड बाई 40 years, और एक decommissioning cost आप create करेंगे, एक liability 10,000, which represented rupees 70,400 in estimated cash flow payable in 40 years discounted at a rate of 5%. इसका क्या करना है? इसका कुछ नहीं करना। 70,400 का प्रेजेंट वैल्यू कल मैंने आपको दिखाया था करके 10,000 है, राउंड ऑफ कर दिया हमने। Then the entity's financial year ending date is 31st March. Assume that a market based discounted cash flow valuation of 1,15,000 was obtained on 31st March. तो इन्होंने क्या किया, फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट किया और प्लांट की वैल्यू कैलकुलेट की है 1,15,000। किस दिन? 31st March 2004, यानी 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years। तो पहले 3 ईयर तक तो नॉर्मल अकाउंटिंग करते रहेंगे। इट इंक्लूड्स एन अलावेंस ऑफ रुपीज 11,600 फॉर decommissioning cost, which represents no change in the original estimate आफ्टर द अनवाइंडिंग ऑफ 3 years डिस्काउंट। ये भी मैंने बताया था, ये फिगर कहाँ से आया है? 10,000 इंटू 1.05 टू द पावर 3, और उसको उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है। हमारा आंसर 576 या कुछ आ रहा था, तो इंस्टीट्यूट ने 11,600 कर दिया, तो हम भी उसको 11,600 ही लेंगे। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है 1,15,000, दिस इज आफ्टर डिडक्टिंग 11,600। तो ग्रॉस वैल्यू कितनी होगी प्लांट की? 1,26,600। ये प्लांट की वैल्यू हुई, ये प्लांट की वैल्यू 1,26,600। तो हमें इस फिगर को कंपेयर करना होगा बुक वैल्यू के साथ। जो डिफरेंस आएगा वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, जो डिफरेंस आएगा वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। तो कल हमने वो भी डिस्कस किया था कि 3 साल के बाद प्लांट की बुक वैल्यू 1,11,000 हो गई और उसकी रिवैल्यूड अमाउंट 126,600, इतना है ना। तो रिवैल्यूएशन गेन कितने का आएगा? 15,600 का एक रिवैल्यूएशन गेन आएगा। तो हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो एक एंट्री पास होगी, पीपीई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट 15,600 की। ठीक है, 15,600 की एक एंट्री पास करेंगे। इसके बाद प्लांट की वैल्यू हो जाएगी 1,26,600। रिवैल्यूएशन रिजर्व में एक क्रेडिट आ जाएगा 15,600, और आपका ये जो अलावेंस अकाउंट है उसमें बैलेंस आ जाएगा 11,600। उसमें ऑलरेडी, उसको छेड़ेंगे नहीं अभी, उसको बाद में छेड़ेंगे। ऑन 31st March 2005, एक साल बाद, द एंटिटी एस्टिमेट दैट एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डीकमीशनिंग लायबिलिटी हैज डिक्रीज बाय 5,000। तो 11,600 हमारा ओपनिंग बैलेंस है। पहले इसको हम 5% से बढ़ाएंगे चौथे साल में, क्योंकि आपको 1 साल का इंटरेस्ट ऐड करना है। हर साल उसमें 5% इंटरेस्ट ऐड करते रहना ओपनिंग बैलेंस में। तो कितना आ गया उसका बैलेंस? 12,180 आ रहा है क्या? 12,180 आ गया, जबकि हमें उसको घटाना है 5,000 से। तो अब यानी कि मेरा बैलेंस कितना बचना चाहिए इस अकाउंट में? 7,180। तो 2005 के एंड में डीकमीशनिंग लायबिलिटी अकाउंट में बैलेंस कितना बचना चाहिए?
सब कुछ मैं आपको लिखा के दूंगा। 7180 डी कमीशन लाइबिलिटी का बैलेंस बच गया, ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद एंटिटी का मन नहीं भरा, एक और कार्यक्रम, द एंटिटी डिसाइड दैट अ फुल वैल्यूएशन इज नीडेड in order to ensure that the carrying amount does not differ materially from their fair value। फिर से उन्होंने वैल्यूएशन किया, the asset is now valued at rupees 1,07,000, the asset is now valued at rupees 1,07,000 which is net of an allowance for reduced decommissioning obligation। यानी एसेट की वैल्यू, सिर्फ एसेट की वैल्यू देखा जाए तो 1,07,000 प्लस 7180 होगा। ये 7180 जो डीकमीशनिंग लायबिलिटी है, तो हमारे को एसेट में बैलेंस रखना है 114,180। ये 5वें साल एसेट का इतना वैल्यू दिखाएंगे क्योंकि वैल्यूएशन किया इन्होंने, और जो डिफरेंस आएगा वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में मैंने जैसा आपको कहा था 3 एंट्री होगी। 2 बार तो प्लांट एंड मशीनरी को हम रिवैल्यू करेंगे 2004 में और 2005 में, और 1 बार डीकमीशनिंग लायबिलिटी को कम करेंगे। तो जब डीकमीशनिंग लायबिलिटी को कम कर रहे हैं और एसेट को पहले अपवर्ड रिवैल्यू किया था, तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व को हम डेबिट करेंगे। इज इट राइट? तो क्या करें, सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 लेजर ड्रॉ करेंगे। 3 लेजर ड्रॉ करेंगे। पहला लेजर का नाम लिखो पावर प्लांट अकाउंट। लेजर के थ्रू भी बना सकते हैं, स्टेटमेंट के थ्रू भी बना सकते हैं। क्या उचित रहेगा? स्टेटमेंट, होमवर्क, बाकी लोग लेजर। एक बच्चा स्टेटमेंट बोल रहा है तो उसको मैंने होमवर्क दे दिया, बाकी लोग लेजर में संतुष्ट थे। इससे आपको एंट्री भी पता चल जाएगी, डबल इफेक्ट भी समझेगा। करीब 20-25 लाइन ड्रॉ कर लो। 2001 से लेकर 2005 यानी 4 साल तक हमें जाना है, तो करीब 20-25 लाइन ड्रॉ कर लीजिए। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस। स्टडी मटेरियल में उन्होंने स्टेटमेंट्स वगैरह बनाए हैं, तो आप स्टडी मटेरियल में जब आपके पास जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल उससे आंसर देख लेना। फाइनल आंसर हमारा सेम है, सिर्फ प्रेजेंटेशन अलग है। दूसरा लिखो प्रोविजन फॉर ड्रॉल अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर ड्रॉल अकाउंट। प्रोविजन फॉर ड्रॉल अकाउंट, उसमें भी करीब 20 लाइन्स लिख दीजिए। 20 लाइन्स ड्रॉ कर लेना, या 20 लाइन्स ब्लैंक रखना। जिनके पास स्केल नहीं है, मान लो बहुत गरीब व्यक्ति हैं, स्केल भी नहीं खरीद सकते, तो 20 लाइन ब्लैंक रखना। और उसके नीचे एक रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। रिवैल्यूएशन सिर्फ लास्ट के 2 साल में है, 2004 और 2005 में, ठीक है। तो पहले 3 साल तो रिवैल्यूएशन का कोई काम नहीं है, तो 10-12 लाइन से काम चल जाएगा। इस तरह आपको विजुअलाइज करना है कि हमें कितने लाइन की आवश्यकता पड़ सकती है। पहला अकाउंट बनाया हमने पावर प्लांट, दूसरा अकाउंट प्रोविजन फॉर ड्रॉल, और तीसरा अकाउंट रिवैल्यूएशन रिजर्व। इज इट राइट? लाइंस वगैरह ड्रॉ करके सब रेडी हो गए। जिनको नहीं ड्रॉ करना है स्टार्ट करेंगे। पहली एंट्री कब होगी? पहली एंट्री होगी 1 अप्रैल 20x1। उस दिन हमने एक प्लांट बाई किया 1,10,000 पे, और एक 10,000 का प्रोविजन फॉर ड्रॉल कैपिटलाइज किया, ठीक है। तो हम 2 एंट्री एक्चुअली यहाँ पे लिखेंगे। टू बैंक 1,10,000, टू बैंक 1,10,000, टू बैंक 1,10,000, टू बैंक 1,10,000, और टू प्रोविजन फॉर ड्रॉल लिखेंगे। टू प्रोविजन फॉर ड्रॉल लिखेंगे 10,000, तो आ गया 1,20,000। टू प्रोविजन फॉर ड्रॉल लिखेंगे
10,000, ये 1,000 क्यों लिखा है मैंने, एक जीरो और बढ़ा दो, टू प्रोविजन फॉर ड्रॉल 10,000, टाइपिंग एरर, एक जीरो कम हो गया, ठीक है। तो दोनों का कुल जमा कितना आना चाहिए, 1,20,000 आना चाहिए, राइट। उसके बाद अगले 3 साल तक आप डेप्रीशिएट करते रहो, क्योंकि बीच में और कोई छेड़खानी नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे 31 मार्च 20x2 क्रेडिट साइड में बाय डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कितना आ रहा है, 1,20,000 डिवाइड बाई 40 आ रहा है, 1,20,000 डिवाइड बाई 40, बोलो जी 3,000, 3,000 बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बोलो जी बाई बैलेंस कैरिड डाउन, हाँ जी कम ऑन, बाई बैलेंस कैरिड डाउन 1,17,000। तो इंस्टीट्यूट अगर आपको पूछेगी कि 5 सालों का आपको प्लांट का बैलेंस बताना है, तो इस लेजर से आप बैलेंस भी बता सकते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ, तो पहले साल के बैलेंस शीट में प्लांट में 1,17,000 बैलेंस दिखेगा, सेकेंड ईयर स्टार्ट करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,17,000। इस साल सिर्फ डेप्रीशिएशन लिखना है, क्रेडिट साइड में 31 मार्च 2003 बाय डेप्रीशिएशन, सेम 3,000, स्ट्रेट लाइन चल रहा है, आप बोले तो WDV कर देते हैं, नहीं, बाई बैलेंस कैरिड डाउन बोलना, बाई बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा है, 1,14,000, 1,17,000 टोटल दोनों साइड का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,14,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,14,000, लिखो मोहतरमा लिखो जल्दी, हाँ इधर उधर क्या देख रहे हैं, बाई डेप्रीशिएशन लिखो एक क्रेडिट साइड में, बाई डेप्रीशिएशन 3,000 लिखो, एक क्रेडिट साइड में बाई डेप्रीशिएशन 3,000 लिखो पहले, 31 मार्च 2004 पहले डेप्रीशिएट करेंगे 3,000, पहले डेप्रीशिएट कर दिया 3,000। तो अभी आप देखना आपके एसेट की बुक वैल्यू हो गई है 1,14,000 में से 3,000 कम हो गया अभी, तो आपकी बैलेंस हो गई है 1,11,000, 1,11,000। अब इन्होंने कहा कि 31 मार्च 2004 को डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक से बैलेंस आया 1,15,000 और उस दिन प्रोविजन फॉर ड्रॉल अकाउंट में बैलेंस था 11,600। तो कैलकुलेटर पे 1,15,000 प्लस 11,600 करो, कितना आया, हाँ माइनस बुक वैल्यू 1,11,000, माइनस बुक वैल्यू 1,11,000, कितना आया 15,600 आया, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ये मैंने कैलकुलेशन यहां पे दिखा दिया कि आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, बाई बैलेंस कैरिड डाउन 1,15,000 प्लस 11,600, हमें ग्रॉस वैल्यू लिखनी है ना, 1,15,000 का जो फिगर है वो 11,600 माइनस करके आया था, तो सिर्फ एसेट की ग्रॉस वैल्यू होगी 126,600 और ये फिगर 15,600 के ऊपर एक एस्ट्रिक मार्क लगा दो, तो ये बन गया हमारा बैलेंसिंग फिगर रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व आ गया। आराम से पहले 4th ईयर समझ लो, 3rd ईयर यहां तक ठीक है। पहले ये फिगर निकाल लेना है, उसमें से नेट बैलेंस जो हमारा 1,11,000 है वो कम करेंगे, तो 15,600 रिवैल्यूएशन गेन आया। तो याद रखना रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। आपने एक रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट बनाया है, क्रेडिट साइड पे जाओ, वहां पे क्रेडिट साइड पे जाओ, डेट लिखना 31 मार्च 2004, 20x4 बाई पावर प्लांट, क्रेडिट साइड में लिखना है बाई पावर प्लांट, लिख दिए बाई पावर प्लांट। $15,600 इस साल को क्लोज कर दो टोटल लेकर,
129,600. फिर नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 126,600. अब हम डेप्रीशिएशन इस अमाउंट पे प्रोवाइड करेंगे. कितने साल खत्म हो गए? 3. कितने साल बचे हैं? 37. तो 126,600 डिवाइड बाय 37 करो. बाय डेप्रीशिएशन 3422 is the right answer. 3422. रुक जाओ अभी. अब इस साल 2 एडजस्टमेंट हुए हैं. एक तो डीकमीशनिंग लायबिलिटी को डिक्रीज किया है और दूसरा एसेट को रिवैल्यू किया है. तो एसेट की रिवैल्यूड बैलेंस के लिए पहले मुझे डीकमीशनिंग लायबिलिटी का बैलेंस चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने एक प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ 1,07,000. लिखना मत. ये है नेट ऑफ डीकमीशनिंग लायबिलिटी. ये डीकमीशनिंग लायबिलिटी माइनस करके आया है. मतलब कोई एक नंबर x माइनस डीकमीशनिंग लायबिलिटी करेंगे तो ये फिगर आएगा. तो मुझे पहले ये नंबर भी चाहिए ना. ये नंबर कितना होगा? आपको 11,600 दिया हुआ था, उसमें 5% ऐड होगा और 5% ऐड होगा और कितना माइनस होगा? हाँ, 5,000 माइनस होगा. 5,000 माइनस होगा. कितना आया? 7180. तो पहले मैं क्या करूंगा, 2 मिनट के लिए इस अकाउंट को रोकता हूं. पहले ड्रॉल पे जाते हैं, फिर मैं इस पे आऊंगा ताकि आपको फिगर सामने दिखे. ठीक है. ड्रॉल अकाउंट को आपको पूरा अभी 4 साल कंप्लीट करना है. रेडी? ड्रॉल अकाउंट बना चुके हैं हम. क्रेडिट साइड में लिखो पहले बाई पावर प्लांट 1 अप्रैल 20x1. कितना लिखेंगे? 10,000 लिखा था ना वहां पे डेबिट, तो यहां हो गया क्रेडिट. अब आपको इसमें सिर्फ 5% फाइनेंस कॉस्ट ऐड करते जाना है. लिखेंगे सॉरी, बाई फाइनेंस कॉस्ट 5% ऑफ 10,000. हाँ जी, 5% ऑफ 10,000 500. डेबिट साइड टू बैलेंस कैरिड डाउन. जी बोलो. 10,500. नेक्स्ट ईयर 1/4/2002. थोड़ी स्पीड बढ़ाओ. बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,500. बाई फाइनेंस कॉस्ट 5% लेना. कितना आया? 525. बोलो ना. हाँ. टू बैलेंस कैरिड डाउन बोलो कितना आ रहा है? 11025. टोटल करना 11025. थर्ड ईयर बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 11025 प्लस 5% इसका निकालो. कितना आ रहा है? 551 आ रहा है. अप्रोक्सीमेटली 551 आ रहा है. अब रुको 1 मिनट. अब इंस्टीट्यूट बोल रही है कि 31 मार्च 2004 को बैलेंस 11,600 है. इंस्टीट्यूट क्या बोल रही है? बैलेंस कितना है? और हमारा आंसर 11,576 आ रहा है. तो इंस्टीट्यूट के साथ मिलाने के लिए क्या करेंगे? 24 रुपीज का एक और एंट्री कर देते. बाई फाइनेंस कॉस्ट 24 रुपीज. या फिर आप इसको ही क्या करो, बैलेंसिंग फिगर कर दो, ताकि मेरा बैलेंस इंस्टीट्यूट से मिल जाए यहां पे. या अगर चाहे तो इसको ही चेंज कर दो, 551 प्लस 24 कर दो, या फिर एक अलग से एंट्री कर दो. क्या चाहते हैं? अलग से एंट्री, जैसा जिसको ठीक लगे, जिसकी जो श्रद्धा, ताकि फिर आपको ध्यान में रहेगा कि ये फिगर इंस्टीट्यूट ने दिया था और ये डिफरेंस बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ है. यहां पे लिख दो राउंडिंग ऑफ, क्योंकि स्टूडेंट ने मुझे बहुत सारी क्वेरी भेजी है, पूरा मेरा मेल बॉक्स फुल कर दिया. 1 GB मुझे एक्स्ट्रा खरीदना पड़ा, 100 रुपये और लगता है. ठीक है, इस क्वेश्चन की वजह से.
फिर आ जाइए नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर आ जाना, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,600, डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करेंगे, क्या करना है, रुको पहले क्वेश्चन हो जाने दो, 1-2 मिनट रुको। हाँ 11,600 लिखा आपने, बाई फाइनेंस कॉस्ट, बाई फाइनेंस कॉस्ट 11,600 इंटू 5% करना, 580 आ रहा है, 580 आ रहा है। अब आपकी इंस्टीट्यूट क्या कहती है, क्या कहती है कि जो डीकमीशनिंग लायबिलिटी है उसको 5,000 से कम करना है। इस एसेट को पहले हमने अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया था, हमारे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस है, तो हम क्या करेंगे, एक एंट्री पास करेंगे, प्रोविजन फॉर ड्रॉल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 5,000। ये एसेट रिवैल्यू हुआ है, अपवर्ड रिवैल्यू हुआ है। अगर डाउनवर्ड रिवैल्यू होता तो पहले हम पीएनएल अकाउंट से को क्रेडिट करते हैं, अगर डाउनवर्ड रिवैल्यू होता तो पहले हम पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में एक और एंट्री जाएगी, रिवैल्यूएशन रिजर्व में एक और एंट्री जाएगी 5,000 की। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ 5,000, लिखो गिवन, कल को बोलेगा कोई सर आया कहाँ से, क्वेश्चन में है, ये उन्होंने खुद ही कैलकुलेट करके 5,000 का फिगर दिया है। आपने एक रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट बनाया है ना, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर में जाएगा, 2-3 लाइन छोड़ के लिखना, 31 मार्च 2005, एकदम चपका के मत लिखना, 3 लाइन छोड़ के लिखना, क्योंकि अगले ईयर में है। बाई प्रोविजन फॉर ड्रॉल अकाउंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व में किसका क्रेडिट इफेक्ट लिख रहे हैं हम, बाई प्रोविजन फॉर ड्रॉल 5,000, ठीक है। और अब इस अकाउंट को क्लोज कर दो आप। टू बैलेंस कैरी डाउन बताइए कितना आ रहा है, 7,180। ये फिगर मुझे क्यों चाहिए, आई नीड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट ऑन 31 मार्च 2005, इज इट राइट। मुझे प्लांट का 31 मार्च 2000 को वैल्यूएशन उन्होंने दिया है 1,07,000, लास्ट के 2 लाइन में देखना, 1,07,000 विच इज नेट ऑफ एन अलाउंस फॉर द रिड्यूस्ड डीकमीशनिंग ऑब्लिगेशन। तो 1,07,000 का जो अमाउंट है 7,180 को माइनस करने के बाद आया है, तो माइनस करने के पहले क्या था, प्लस करेंगे, ये अकाउंट क्लोज कर दो। अब मैं वापस इस प्लांट अकाउंट पे आ जाता हूं, इस प्लांट अकाउंट पे वापस आ जाओ। अब आपको समझने में इजी रहेगा कि ये 7,180 का फिगर हम यहां से ले रहे हैं, ठीक है। इसमें लास्ट लाइन में आ जाओ, एक लाइन बीच में गैप रखना, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बाई बैलेंस कैरिड डाउन कितना लिखेंगे, 1,07,000 प्लस 7,480, ब्रैकेट में लिख के रखना, 1,07,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 7,480 प्रोविजन फॉर ड्रॉल है, 7,480 प्रोविजन फॉर ड्रॉल है। तो इसका मतलब है प्लांट की वैल्यूएशन कितने पे होगी, प्लांट की वैल्यूएशन 1,14,180 पर होगी। अब अगर कुछ गैप आ रहा है, गैप आ रहा है, कितना गैप आ रहा है, डिफरेंस आएगा और रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। हाँ कितने का गैप आ रहा है, अरे बोलो ना यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8,000, 8,998, 8,998, यू आर राइट, 8,998, मुझे भी लग रहा था 8,998 आएगा। तो कहाँ एडजस्ट करेंगे, पीएनएल अकाउंट में या रिवैल्यूएशन रिजर्व में, बैलेंसिंग फिगर लिखो। रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्या आपके पास 8,998 का बैलेंस है, जरा जाके देखो इसको, नीचे का आपने अकाउंट बनाया था, 2 क्रेडिट किया था हमने, एक 15,600 का क्रेडिट किया था और एक 5,000 का क्रेडिट किया था, 2 क्रेडिट है ना वहां पे, तो 20,600 का बैलेंस है मेरे पास और मुझे डेबिट करना है 8,998। कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व के डेबिट साइड में नीचे की तरफ थोड़ा लिखना, पहली लाइन में मत लिखना, एकदम थोड़ा नीचे 10वें लाइन पे, 2 पावर प्लांट 8,998 लिख दिया। चलिए अब ये रिवैल्यूएशन रिजर्व
पे आ जाइए। रिवैल्यूएशन रिजर्व आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आपकी नोटबुक में। बाई पावर प्लांट 15600 है, यहां पे लिखो 31 मार्च 2004 टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन 15,600, टू बैलेंस कैरिड डाउन 15,600, दोनों साइड का टोटल 15,600। फिर आपने बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखना है, मैंने कहा था ना 3 लाइन छोड़ के रखो। 1/4/2004 बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 15,600, बाई प्रोविजन फॉर ड्रॉल 5,000 ऑलरेडी लिखा हुआ है, टू पावर प्लांट 8998 ऑलरेडी लिखा हुआ है, एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा? 11602 आएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन 11602। तो हमने लेजर बना दिया। अब आपसे पूछेंगे कि किस अकाउंट में कितना बैलेंस बचा 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, आप लेजर देख के बता सकते हैं। अब कुछ मैं आपको वर्किंग नोट लिखाऊंगा जो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, बट फॉर योर फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग। एक तो है कि फेयर वैल्यू ऑफ मशीन 31 मार्च 2004 को कितनी होगी, हमने वहां पे लिखा था लेजर में। अब उसके लिए वर्किंग नोट भी बना देते हैं, अगर आपको मान लो बाद में कभी डाउट हो तो देख लेना। 2004 में प्लांट की फेयर वैल्यू कितनी होगी? एक तो उन्होंने फेयर वैल्यू नेट ऑफ प्रोविजन फॉर ड्रॉल दिया था 1,15,000 क्वेश्चन में गिवन। थर्ड ईयर के एंड में प्लांट की फेयर वैल्यूएशन हुई है, उन्होंने हमें एक फिगर दिया है, वो नेट ऑफ ड्रॉल है 1,15,000। एड बैक, एड बैक, एड बैक प्रोविजन फॉर ड्रॉल, एड बैक, ये है एड बैक प्रोविजन फॉर ड्रॉल गिवन, ये भी दिया हुआ इंस्टीट्यूट ने 11,600। तो इसका मतलब है फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन, फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन वुड बी 126,600, 126,600। ये फिगर हमने यूज किया है प्लांट अकाउंट में 2004 बाई बैलेंस कैरिड डाउन में, आप देख सकते हैं। और वहां पर मैंने ब्रैकेट में इसको लिखवा दिया था, मान लो एग्जाम में टाइम नहीं है, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, तो वहीं पर आपने टोटल कर लिया था। दिख रहा है क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस कैरिड डाउन 126,600। उसी तरह रिवैल्यूएशन गेन ऑन 31 मार्च 2004, ये फिगर हमने लेजर में बैलेंसिंग फिगर लिख दिया था, आप उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन गेन ऑन 31 मार्च 2004, राइट हैंड साइड रुपीज। कौन से 2 नंबर कंपेयर करेंगे? एक तो फेयर वैल्यू ऑफ मशीन, ये वाला फिगर जो अभी हमने कैलकुलेट किया ऊपर 126,600, वर्किंग नोट 1, ये फिगर 126,600 जो ऊपर टिक किया मैंने, इसको यहाँ पे लिख दीजिए और उसको हम कैरिंग अमाउंट के साथ कंपेयर करेंगे। कैरिंग अमाउंट 31 मार्च 2004 को कितना था? 1,11,000। डेबिट साइड में 1,14,000 है और क्रेडिट साइड में 3,000 का डिप्रिशिएशन दिख रहा होगा। लेजर देखते रहना, पेज फाड़ के सामने रखो, दिख रहा है, सही में मत फाड़ देना एग्जाम्पल्स के लिए। रिवैल्यूएशन गेन 15,600, रिवैल्यूएशन गेन 15,600, ये फिगर हमने यूज कर लिया है रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी और प्लांट अकाउंट में भी। लिख लिया सबने? फिर आप पूछेंगे कि 31 मार्च 2005 को भी रिवैल्यूएशन गेन हुआ था, सर उसका भी वर्किंग नोट बना दीजिए। तो उस समय गेन नहीं हुआ था, एक्चुअली लॉस हुआ था। लिखो वर्किंग नोट 3, रिवैल्यूएशन गेन और लॉस, रिवैल्यूएशन गेन और लॉस।
on 31st March 20x5. Revaluation gain or loss on 31st March 20x5. Point number A, book value of the asset. Book value of the asset fourth year देखो लेजर अकाउंट फोर्थ ईयर 126,600, क्रेडिट साइड में डेप्रीशिएशन 3,422 है, तो ये 123,178 दिख रहा है आपको, कैलकुलेट करके चेक करना 123,178। और इस दिन एसेट की फेयर वैल्यू की गई थी, एसेट की फेयर वैल्यू होगी 1,07,000 प्लस प्रोविजन फॉर ड्रॉल का बैलेंस 7,180, 1,07,000 उसकी कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है। नेट ऑफ दिस फिगर, तो इसको हम ऐड बैक कर दिया तो 114,111,180 आ रहा है। देखना ये फिगर जो दिया हुआ है इसमें ये माइनस होकर आया था, तो मैंने उसको वापस ऐड कर दिया 1,14,180। डिक्लाइन, इस साल डिक्लाइन हुआ एक्चुअली 8,998, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है, रिवैल्यूएशन लॉस 1,07,000 गिवन है। दिस इज फ्रॉम प्रोविजन फॉर ड्रॉल अकाउंट। एक स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा था इसी क्वेश्चन पे कि हमने एसेट को रिवैल्यू अपवर्ड किया है कि नहीं। इस क्वेश्चन में हमने एक पहले 2004 वाले ईयर में एसेट को हमने रिवैल्यू किया था अपवर्ड। कितने से रिवैल्यू अपवर्ड किया था ध्यान में है क्या? 15,600। फिर हमने नेक्स्ट ईयर में डेप्रीशिएशन प्रोवाइड किया था 3,422, ये वाला फिगर यहाँ पे भी दिख रहा है, जबकि हमारा डेप्रीशिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट पे 3,000 होता है। तो हमने कितना एडिशनल डेप्रीशिएशन प्रोवाइड किया ड्यू टू रिवैल्यूएशन? 422। तो स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा कि क्या हम इस 422 को रिवैल्यूएशन रिजर्व से रिटेन्ड अर्निंग में भी ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं? तो इसका आंसर तो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ ही है। आपके पास दो चॉइसेस हैं, आपके पास दो चॉइसेस है। एक है कुछ मत करो, जो हमने नहीं किया कुछ भी। दूसरा, अगर आप चाहते थे तो एक एंट्री और पास कर सकते थे। अगर आप चाहते तो लास्ट ईयर में एक एंट्री और हो सकती है, रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन्ड अर्निंग 422 एडिशनल डेप्रीशिएशन ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन्ड अर्निंग, लेकिन हमने नहीं किया। हमारे पास चॉइस है ना, कंपलसरी है क्या? नहीं। तो नोट लिख देना, it is assumed that the company does not transfer. It is assumed that the company does not transfer additional depreciation. Company does not transfer additional depreciation on revaluation to retained earning. Company does not transfer additional depreciation on revaluation to retained earning. Next line. Alternatively, we can assume that the company will transfer rupees 422 in bracket, that is 3,422 minus 3,000 to retained earning. To retained earnings. Is it right? तो जर्नल एंट्री मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन में पहले भी लिखवाया था। रिवैल्यूएशन
reserve account debit 422 टू रिटेन्ड अर्निंग, ये एंट्री हमने पास नहीं की क्योंकि हमने अज्यूम किया है कंपनी की पॉलिसी है एडिशनल डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर नहीं करना है। लेकिन अगर आपको मान लो कल को एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐड कर दिया इन्होंने, कंपनीज पॉलिसीज टू ट्रांसफर एडिशनल डेप्रिसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग, तो आप रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे और आपने जो रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट बनाया था यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व, यहाँ पर एक और एंट्री आ जाएगी। फिर इस साल जिस साल आपने 3422 प्रोवाइड किया था उस साल डेबिट साइड में फिर एक और एंट्री आ जाएगी टू रिटेन्ड अर्निंग 422। अगर इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली दे दिया तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा। इज इट राइट? तो ये तो था एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर 52। अब एक और प्रैक्टिस करेंगे इसी टाइप का क्वेश्चन लिखना। आपकी नोटबुक में एक क्वेश्चन पहले कॉपी कर लो, मैं आपको क्वेश्चन पहले लिखवाऊंगा। ए लिमिटेड परचेज्ड मशीन, ए लिमिटेड परचेज्ड मशीन फॉर ₹10 lakh, ए लिमिटेड परचेज्ड मशीन फॉर ₹10 lakh on 1/4/2016, on 1/4/2016, A Limited purchased machine for ₹10 lakh on 1/4/2016. Decommissioning cost ₹5 lakh. Decommissioning cost ₹5 lakh. After 5 years, decommissioning cost ₹5 lakh after 5 years. Discount rate is 10%. Discount rate is 10%. Life of the machine is 5 years. Life of the machine is 5 years. तो 5 साल का खेल है। On 31st March 2018, 31st March 2018 यानी 2 साल बाद, यानी कि एट द एंड ऑफ 2 years, ए लिमिटेड एस्टिमेटेड कैश फ्लो, ए लिमिटेड्स एस्टिमेटेड कैश फ्लो फ्रॉम द यूज ऑफ द मशीन, फ्रॉम द यूज ऑफ द मशीन is ₹2,80,000 for 3 years. Is ₹2,80,000 for 3 years. तो पिछले क्वेश्चन में आपको ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर दी थी, याद है क्या? आपके 52 नंबर क्वेश्चन में ये फिगर आपको दिया हुआ था। 2004 में दिया था 1,15,000, 2005 में दिया था 1,07,000। इस बार स्टूडेंट को इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इससे एसेट का आपको फेयर वैल्यू मिलेगा। इज इट राइट? फेयर वैल्यू निकालने का ये भी एक मेथड है, याद होगा आपको, इंडेस 113 में पढ़ा था। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक इज ऑल्सो अ मेथड टू अराइव एट फेयर वैल्यू, और इसको आपको डिस्काउंट करना है 11% से। इसकी डिस्काउंटिंग कितने से होगी? 11% से। देन write down next line, also on 31st March 2018, also on 31st March 2018, A Limited estimated decommissioning cost to be ₹4,50,000। तो decommissioning cost भी कुछ चेंज हुआ है, ठीक है? तो उसके लिए पहले मुझे डीकमीशनिंग कॉस्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 2 साल बाद, और उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। डिस्काउंट रेट इज 12%। डिस्काउंट रेट 12%। ये 4,50,000 को 12% से डिस्काउंट करना है हमें। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपका कैश फ्लो का डिस्काउंट रेट अलग हो और डीकमीशनिंग को प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का डिस्काउंट रेट अलग हो, क्योंकि दोनों में रिस्क अलग अलग हो सकते हैं, दोनों का रिस्क अलग अलग हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका कैश फ्लो के लिए डिस्काउंट रेट और डीकमीशनिंग लायबिलिटी का डिस्काउंट रेट अलग हो सकता है।
राइट। तो इसको मैं डिस्काउंट करूंगा 12% से और इसको डिस्काउंट करेंगे 11% से। चाहिए तो नोट लिख के रखो, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो फिर सेम रेट यूज कर लेना, लेकिन क्वेश्चन ने अगर स्पेसिफिकली दोनों के लिए डिस्काउंट रेट अलग अलग दिया है तो अलग अलग यूज करेंगे। और ऐसा संभव है क्योंकि यहां पर हम कैश फ्लो को डिस्काउंट कर रहे हैं जिसकी रिस्क अलग है, और यहां पर हम डीकमीशनिंग कॉस्ट की डिस्काउंटिंग कर रहे हैं जिसका रिस्क अलग हो सकता है। तो लिखना डिस्काउंट रेट कैन बी डिफरेंट फॉर कैलकुलेटिंग, discount rate can be different for calculating PV of cash flow and PV of drawal. क्वेश्चन क्या था? प्रिपेयर अननेसेसरी अकाउंट्स। अननेसेसरी 2 अकाउंट बनाएंगे इस बार। पहले यहां तक लिख लिया आपने। एक जरा मुझे बातों में बता दो कि 2,80,000 अगर आपको 3 साल मिलता है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? यहां पे 2,80,000 3 बार मिल रहा है, 3 बार मिल रहा है, तो एन्युटी फैक्टर से हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। एन्युटी फैक्टर से, हाँ बोलो। नहीं मोहतरमा, एन्युटी फैक्टर 2,80,000 2,80,000 2,80,000 3 बार मिलेगा आपको। 684 समथिंग लाइक दिस, 684 240। एसेट से आपको 280 280 और 280 ऐसे 3 बार कैश फ्लो मिलेगा, लेकिन जो डीकमीशनिंग लायबिलिटी वो आपको सिर्फ एक ही बार इनकर करना है 3rd ईयर के एंड में, है कि नहीं? डीकमीशनिंग लायबिलिटी तो एसेट जब खत्म हो जाएगा वहां पर हम इनकर करेंगे। तो 4,50,000 डिवाइड बाई 1.12 टू द पावर 3 करेंगे तो हमें डीकमीशनिंग लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। कितना आ रहा है डीकमीशनिंग लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू? 3 लाख समथिंग, 20,000, 3,20,000, 301। हाँ, तुम राउंड ऑफ अपने से मत करो इतना ज्यादा, तुम इंस्टीट्यूट थोड़ी हो, तुम 1 तक जाना, ठीक है? सिर्फ तुम जो डेसिमल वाले फिगर उसको तुम राउंड ऑफ करना बस। इंस्टीट्यूट कर सकती है 11,576 को 11,600, ठीक है? तुम नहीं। तो ये नंबर जरा ध्यान रखेंगे, हमें आगे काम आएगा। तो पहले तो हमें एक छोटा सा नोट लिखेंगे कि क्या ये परचेज ऑफ मशीन को कैपिटलाइज करना चाहिए या नहीं। कोई भी खर्चा आप कर रहे हैं तो उसको कैपिटलाइज करना चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए रिकॉग्निशन प्रिंसिपल चेक करेंगे। लिखो परचेज ऑफ मशीन। कोई भी खर्चा आप करते हो तो उसको पीपीई दिखाने के पहले 2 चीज चेक करनी है। एक, वेदर द एसेट विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, वेदर एसेट विल जनरेट और मशीन विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। आप कैश फ्लो की जगह FEB लिख दो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ब्रैकेट में कैश फ्लो। द आंसर इज यस। और दूसरा है, कैन द कॉस्ट बी मेजर्ड रिलायबली, कैन द कॉस्ट बी मेजर्ड रिलायबली? यस। एग्जाम में आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक मेंटल एक्सरसाइज करना है। हेंस मशीन विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट 10 लाख। लेकिन अब ये खर्चा इसमें और ऐड करेंगे, एक और खर्चा इसमें क्या ऐड करेंगे बताओ? प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी का प्रेजेंट वैल्यू। Step number 2, is there any present obligation? Is there any present obligation which will result in outflow of resources, which will result in outflow of resources and which can be measured, and which can be measured? ये कौन सा स्टैंडर्ड बोलता है? इंड एस 37, इंड एस 37 में है ना। तो आपने एसेट परचेस किया तो उसके साथ साथ एक लायबिलिटी भी आपके सर पर आई है कि आपको डीकमीशन करना पड़ेगा और आपको 5 साल के बाद
डीकमीशन करना है, तो इंड एस 37 कहता है कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन नीड्स टू बी डिस्काउंटेड, लॉन्ग टर्म प्रोविजन नीड्स टू बी डिस्काउंटेड। ये इंड एस 37 का पैराग्राफ हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि हम प्रोविजन को क्यों डिस्काउंट कर रहे हैं, क्योंकि इंड एस 37 कहता है अगर लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो उसको डिस्काउंट करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ड्रॉल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ड्रॉल 5 लाख इंटू पीवी एनविटी फैक्टर, 5 लाख इंटू पीवी एनविटी फैक्टर लिखना, पीवी एनविटी फैक्टर ब्रैकेट 10% कॉमा 5 ईयर्स, ब्रैकेट 10% कॉमा 5 ईयर्स। तो अपने कैलकुलेटर पे एनविटी फैक्टर सबको निकालने आता है ना, जिनको नहीं आता पहली और आखिरी बार दोबारा पूछोगे 100 रुपया। 1 डिवाइड बाई 1.10 5 बार इक्वल टू, सॉरी 3 बार, और जीटी प्रेस कर देना। आपके कैलकुलेटर में जीटी नहीं है, आपके लिए दूसरा उपाय है, 1 डिवाइड बाई 1.10 इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस, और फिर एमआरसी। 5 साल नहीं बेबा, 3 साल, यहाँ 5 गलती से लिखा है, 2 साल बीत गए ना, नहीं सॉरी 1 मिनट मेरी मिस्टेक, बाद में 3 लेंगे, अभी फिलहाल 5 ही लेना है। 1 सेकेंड, ये बच्चा सही कह रहा है, इनिशियल एस्टीमेट 5 ईयर का है तो 5 बार करना, 5 बार करना। हाँ बोलो आंसर 3.7908। एक मिनट मेरे से आज कुछ गलती हो रही है। हाँ इसको हम एक वन टाइम ही लेंगे, वन टाइम, सॉरी माय मिस्टेक, मैं वो कैश फ्लो के चक्कर में फंस गया। ये तो एक बार ही खर्चा होगा ना 5th ईयर के एंड में, इसको एनविटी नहीं लेना। एक बार करेक्शन कर देना, एक बार करेक्शन कर देना। 5 लाख इंटू 0.6209 कितना है आंसर? राइट। इसकी एंट्री कोई मुझे बताएगा क्या? इसकी एंट्री क्या होगी? पीपी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ड्रॉल, तो ये अमाउंट भी हम ऐड कर देंगे। इंड एस 16 रिक्वायर्स, इंड एस 16 रिक्वायर्स कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रोविजन फॉर ड्रॉल, इंड एस 16 रिक्वायर्स कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रोविजन फॉर ड्रॉल। चलिए अब मैं क्या करूंगा, आपको लेजर बनवाऊंगा। लेट अस प्रिपेयर फर्स्ट मशीन अकाउंट, लेट अस फर्स्ट प्रिपेयर द मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट बहुत इजी है, अभी आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था। डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर रुपीस। इस बार मैंने गुरुदेव से पूछा कि इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की एक व्यथा है, इंडियन मिडिल क्लास फैमिली। मशीन अकाउंट ड्रॉ किया आपने? 1416, 2 एंट्री करेंगे, एक एंट्री? पहले आपने जो मशीन परचेज किया था बेसिक मशीन 10 लाख रुपीस पे, 10 लाख लिखा आपने। उसके बाद आप एक प्रोविजन फॉर ड्रॉल भी डेबिट करेंगे, टू प्रोविजन फॉर ड्रॉल, टू प्रोविजन फॉर ड्रॉल। कितना बताया था? 3,04,61। उसके बाद हम डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे क्रेडिट साइड में बाय डेप्रीशिएशन। यूजुअली हम एक अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, लेकिन समझने के लिए अभी यहाँ पर सिर्फ हम मशीन को ही क्रेडिट कर रहे हैं ताकि बैलेंस हमें इमीडिएटली मिल जाए। ठीक है, बोलो जी कितना डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे?
पहले इन दोनों का टोटल करो, फिर 5 से डिवाइड करो, क्योंकि आपके एसेट की वैल्यू बढ़ गई ना यहां पे। एनीबडी वांट्स टू आंसर? 262,092 बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, हाँ बोलो, बाई बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा है? 10,48,368 आ रहा है। चेक कर लेना, कभी कभी कैलकुलेशन एरर हो सकता है, मुझसे टाइपिंग एरर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। टोटल कर लिया। सेकेंड ईयर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेम फिगर 10,48,368। पहले डेप्रीशिएशन चार्ज कर दीजिए आप, बाई डेप्रीशिएशन 262,092, सेम डेप्रीशिएशन आएगा कि अलग आएगा? सेम आएगा ना, एसएलएम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अभी ये इंस्टीट्यूट कहती है कि एसेट को हमने वैल्यू किया, हमने पाया कि ए लिमिटेड एस्टिमेटेड कैश फ्लो फ्रॉम यूज ऑफ द मशीन, यूज ऑफ द मशीन क्वेश्चन में अंडरलाइन करना, मतलब सिर्फ एसेट से जो कैश फ्लो जनरेट होगा वो 2,80,000 है। क्या इसमें ड्रॉल भी है? नहीं, क्योंकि यूज ऑफ मशीन से 2,80,000 होगा, नेट ऑफ नहीं है ये फिगर। उसका आपको प्रेजेंट वैल्यू निकाल के पहले इसकी बैलेंस कैरिड डाउन लिखनी होगी, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द एसेट। रिवैल्यूएशन कर रहे हैं हम, रिवैल्यूएशन के लिए मॉडल कौन सा यूज किया इन्होंने? DCF। 2,80,000 आपको अगर आने वाले 3 वर्षों तक मिलेंगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? 11% के हिसाब से निकालो, 684, हाँ 684240, ठीक है। कंप्यूटर जी ने आपकी आवाज सुन ली। और यहां पर उसका एक वर्किंग छोटा सा लिख दो ब्रैकेट में, 2,80,000 इंटू पीवी फैक्टर, इंटू पीवी एनविटी फैक्टर, यहां पर एनविटी फैक्टर लगेगा, पीवी एनविटी फैक्टर 11% 3 इयर्स। ठीक है, एक बार कैलकुलेटर पे ट्राई कर लेते हैं। 11% 3 ईयर का एनविटी फैक्टर कैसे निकलेगा? 1 डिवाइड बाई 1.11, जिनके कैलकुलेटर में जीटी फंक्शन है 3 बार इक्वल टू प्रेस करें और जीटी फंक्शन प्रेस करें, और जिनके कैलकुलेटर में जीटी फंक्शन नहीं दिया है वो वैसे स्टूडेंट 1 डिवाइड बाई 1.11 इक्वल टू मेमोरी प्लस 3 बार करने के बाद 3 टाइम्स मेमोरी रिकॉल प्रेस करना, कर दिए तो उसके बाद उसको 2,80,000 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आंसर आया आपका, यानी ये हमारा एसेट की फेयर वैल्यू हो गई। अब मुझे बताओ कि ये अकाउंट टैली हो रहा है या कुछ डिफरेंस आ रहा है? इधर 10,48,368 है, इधर डेप्रीशिएशन है और ये बैलेंस हमें चाहिए, कुछ डिफरेंस आ रहा है। कौन डिफरेंस बताएगा? एक स्टूडेंट का कहना है 1,02,036, ये रिवैल्यूएशन गेन है या लॉस है? लॉस है ना, क्रेडिट साइड में आ रहा है, वैल्यू घट गई, वैल्यू घट गई तो उसको हम लिखेंगे बाई P&L अकाउंट, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिवैल्यू हुआ है। याद है, इसके पहले कोई रिवैल्यू नहीं हुआ था। तो जब फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुआ और डाउनवर्ड हुआ तो P&L अकाउंट को चार्ज करेंगे। तो ये क्वेश्चन किस टाइप का? जहां पर एसेट रिवैल्यू तो होता है लेकिन रिवैल्यू डाउनवर्ड हुआ है। इसके पहले क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने दिया था एग्जाम में, उसमें एसेट रिवैल्यू तो हुआ था लेकिन अपवर्ड हुआ था। इज इट राइट? तो अब हम क्या करेंगे, पहले इतना लॉस रिकवर करेंगे डीकमीशनिंग लायबिलिटी में अगर मुझे गेन होती है तो, और उसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो जब तक ये लॉस रिकवर ना हो जाए P&L अकाउंट को क्रेडिट करना है आपको। मशीन अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं? तो फिर बैठे क्यों हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? अगला अकाउंट क्या बनाएंगे? प्रोविजन फॉर ड्रॉल, प्रोविजन फॉर ड्रॉल। इसमें भी ना सेकेंड ईयर में आपका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में जो हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर था वो 5 लाख से घटकर कितना हो गया है? 4.5 लाख।
5 लाख से घटकर 4.5 लाख, और डिस्काउंट रेट भी चेंज हुआ है, और डिस्काउंट रेट भी चेंज हुआ है एक्चुअली। तो डबल इफेक्ट आएगा, एक तो अमाउंट भी चेंज हुई और डिस्काउंट रेट भी चेंज हुआ। फॉर्मेट बना लिया आप लोगों ने क्रेडिट साइड में। 1/4/2016 बाई मशीनरी अकाउंट, बाई मशीनरी अकाउंट सेकेंड इफेक्ट 3,10,461, 3,10,461, ओके। और फिर 5%, 5 नहीं, ओरिजिनली कितना डिस्काउंट रेट था? ओरिजिनली 10% था। जब आपने इसको डिस्काउंट किया उस समय 10% यूज किया था, तो 10% आप फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। बाई फाइनेंस कॉस्ट, बाई फाइनेंस कॉस्ट, बोलो जी। 10% निकालने के लिए कैलकुलेटर नहीं चाहिए, 31046 कर दो, ठीक है। इतना तो बचपन में गणित के टीचर सिखा देते थे हमें। टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टोटल करके बताना। 341,507, दोनों साइड का टोटल लेंगे 341,507। वन लाइन ब्लैंक, नेक्स्ट ईयर 1/4/2017 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 341,507, ठीक है ना। फिर 10% लेंगे कि 11 या 12? अभी 10 ही लेंगे। 12 तीसरे साल से लेंगे, 12 थर्ड ईयर से लेंगे। सो 31 मार्च 18 बाई फाइनेंस कॉस्ट लिखेंगे 34151, 34151 विदाउट कैलकुलेटर, 34151। रुको, स्टॉप, थांबा, वेट। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ऑन 31 मार्च 18 ए लिमिटेड एस्टिमेटेड डीकमीशनिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 4,50,000 एंड डिस्काउंट रेट इज 12%। 2 साल बीत गए, 3 साल बाकी है, तो 4.5 लाख। ओरिजिनल एस्टिमेट भी चेंज हुआ, 5 लाख से 4.5 हो गया, और डिस्काउंट रेट भी चेंज हुआ है 10 से 12%। तो 4.5 लाख डिवाइड बाई 1.12, 3 बार इक्वल टू करना। कैलकुलेटर उठाओ, 4.5 लाख डिवाइड बाई 1.12, 3 टाइम्स इक्वल टू कितना आया? 3,20,301। पहले आप ये वाली लाइन लिखना, नीचे वाली लाइन 31 मार्च 18 टू बैलेंस कैरिड डाउन। पहले ये वैल्यू निकालेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर होगा, ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है। तो 4,50,000 इंटू पीवी फैक्टर 12% कॉमा 3 ईयर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 4,50,000 डिवाइड बाई 1.12 टू द पावर 3, जिसको जो समझ में आए, मैथ्स या फैक्टर, मैथ्स, तो ये लिख दो। ये फिगर बैलेंसिंग फिगर हो गया, यानी हमारा गेन हो रहा है क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो गई ना। ये हमारी बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी थी, ये हमारी नई लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी 55,357 से कम हो गया। अब मन में प्रश्न उठ रहा है, कौन सा प्रश्न? किसको क्रेडिट करें, पीएनएल अकाउंट को या रिवैल्यूएशन रिजर्व को? तो आपने पीएनएल अकाउंट में कितने का लॉस डाल रखा है? यहाँ पे देखो, क्रेडिट साइड नीचे दिख रहा है 1,02,036। तो पहले मैं इसको रिकवर करूंगा ना, इसलिए इस बार हमने 55,357 को पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि आप बोलेंगे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 52 में यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व लिखा हुआ है, देखो, लेकिन यहाँ पे पीएनएल अकाउंट है, उसमें पहले रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ था, इस बार रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हुआ है, तो हम थोड़ा सा रिकवर करेंगे। अब मुझे बताओ, नेक्स्ट ईयर में इस अमाउंट पे कौन सा आप इंटरेस्ट रेट ऐड करोगे? 12%। सिर्फ एक नोट लिखना ना, तो बाद में भूल जाओगे। इंस्टीट्यूट मान लो आपको बोलेगी प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर 3 ईयर्स, प्रिपेयर अकाउंट्स अप टू 3 ईयर्स, तो ये भी देखना चाहती है कि बच्चा इस पे 3rd ईयर में कौन सा इंटरेस्ट रेट लगाएगा। सो इन द 3rd ईयर लिखो, in the 3rd year the finance cost will be, in the 3rd year the finance cost will be 12% of 3,20,301,
इक्वल टू, बोलो जी, आज मैं भी कैलकुलेट करूंगा, 320301 इंटू 12%, 38,436.12 आ रहा है, 0.12 छोड़ दो, ₹38,436। अगर आपको एग्जाम में बोले कि 3 साल का अकाउंट्स बनाओ, तो अगले साल गलती मत करना, अगले साल अब इंटरेस्ट रेट 12% लगेगा, इज इट राइट? तब जाकर वो 4.5 लाख बनेगा 3 साल के बाद, क्योंकि आपने 12% से डिस्काउंट किया है, तो अनवाइंडिंग भी 12% से होगा, तब जाकर वो 4.5 लाख बनेगा ना, राइट। ये आंसर यहां आकर हुआ समाप्त। क्वेश्चन नंबर 53, ये क्वेश्चन अभी इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली ऐड किया है स्टडी मटेरियल में, और इसका आंसर भी लिखा हुआ है। हम इसको सिर्फ डिस्कस करेंगे बुक में, ठीक है? तो खुश हो जाओ, पहले एक बड़ी सी स्माइल दो, आंसर दिया हुआ है, ठीक है? न तो इतना लिखने में आपको बहुत टाइम लग जाता, 10 साल का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना। ये कुछ नया क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने अभी ऐड किया है स्टडी मटेरियल में, शायद ये वही है। H Limited purchased an item of PP costing ₹100 million, which has a useful life of 10 years. The entity has a contractual decommissioning and site restoration obligation estimated at ₹5 million to be incurred at the end of the 10th year. तो यहाँ पर आपका एसेट का कॉस्ट 100 मिलियन है, और ऊपर से 5 मिलियन रिस्टोरेशन कॉस्ट 10 साल बाद लगेगा। द डिस्काउंट रेट इज 8%। तो 5 मिलियन को 8% से डिस्काउंट करके बताओ, 5 मिलियन डिवाइड बाई 1.08 10 बार इक्वल टू 23,15,000। हाँ, पॉइंट्स में भी बोल देते। तुम सीए बन रहे हो कि कानून लिखने वाले बन रहे हो या रॉकेट लॉन्च करने वाले बन रहे हो? नालायक। 0.44, 100 मिलियन का एसेट खरीदने वाला क्या 0.44 के लिए परेशान होगा? द कंपनी फॉलोज SLM मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। वेरी गुड। एक काम करे, WDV कर दे क्या? नहीं। H Limited फॉलोज कॉस्ट मॉडल फॉर अकाउंटिंग ऑफ PPE। और अच्छी बात, कॉस्ट मॉडल में क्या होगा? डीकमिशनिंग लायबिलिटी में जब भी चेंज होगा तो PPE में चेंज करेंगे, ठीक है? डिटरमाइन द कैरिंग वैल्यू ऑफ द आइटम ऑफ PPE एंड डीकमिशनिंग लायबिलिटी एट ईच ईयर एंड। देखो, इसमें उन्होंने पूरे 10 साल तक पूछा है आपसे, इसलिए मैं कह रहा था कि आपको हो सकता है इंस्टीट्यूट 3 साल 4 साल 5 साल पूरा पूछ सकती है, तो आपको आना चाहिए। व्हेन, और इसमें 2 क्वेश्चन दिया इन्होंने, A और B। A है, देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेक्टेड डीकमिशनिंग एक्सपेंसेस, expected timing of incurring the decommissioning expenses and or discounted। तो कैसा बेकार सा एडजस्टमेंट है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो बस 10 साल डेप्रीशिएट प्रोवाइड करना है, जो भी टोटल आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है, और जो डीकमिशनिंग एक्सपेंस है उसको आप 8% से बढ़ाते रहो। तो एक अच्छा खासा मनोरंजन हो जाएगा आपका। अच्छा हुआ 10 साल का ही क्वेश्चन था, पिछली बार की तरह 40 साल का दे देते तो 3 घंटा उसमें चले जाता आपको। और इन्होंने पूछा कि कैरिंग वैल्यू ऑफ PPE एट ईच ईयर एंड, तो पूरा 10 साल बनाना ही पड़ेगा। यहां पर हम स्टेटमेंट बना लेंगे। हेलो भाई साहब, यहां पर स्टेटमेंट, ठीक है? या लेजर बनाना चाहते हैं? यहां पे स्टेटमेंट चलेगा, करेक्ट। यहां पे मैं और तुम एक ही विचार के हैं। और दूसरा क्वेश्चन है जहां पर कुछ चेंज हो रहा है, एट द एंड ऑफ 4th ईयर। 4 साल तक पहला आंसर और दूसरा आंसर 4th ईयर तक सेम रहेगा। और 4th ईयर में यहां पर एंटिटी एक्सपेक्ट दैट एस्टिमेटेड कैश आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ डीकमिशनिंग एंड साइट रेस्टोरेशन इज इनकर्ड एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ विल बी 8 मिलियन। पहले कितना ये अज्यूम कर रहा था? 5, यहां लिखा भी इंस्टेड ऑफ 5 मिलियन। तो आपको फिर से 8 मिलियन को डिस्काउंट करना पड़ेगा। सिर्फ मुझे देखना है कि डिस्काउंट रेट चेंज हुआ या नहीं।
डिटरमाइन इन केस बी हाउ एच लिमिटेड नीड्स टू अकाउंट फॉर द चेंज इन द डीकमीशनिंग लायबिलिटी। तो डिस्काउंट रेट शायद चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको अभी 80 लाख डिवाइड बाय 1.08 टू द पावर 8, तो अब आपका रिवाइज डीकमीशनिंग लायबिलिटी कितना होगा, रिवाइज ड्रॉल कितना होगा इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स? 50.41 इज राइट, 50.41 lakhs या 5.041 मिलियन। तो ये बढ़ गया एक्चुअली लायबिलिटी, देख रहे काफी बढ़ गया है। तो जो बढ़ गया उसको हम कहां डेबिट करेंगे? पीपीई को, क्योंकि कॉस्ट मॉडल है ना, कॉस्ट मॉडल है। तो कॉस्ट मॉडल में अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो एंट्री होगी पीपीई अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। यही मैंने आपको सिखाया था, ये इंस्टीट्यूट भी करने वाली है। बस डिटरमाइन इन केस बी हाउ एच लिमिटेड नीड्स टू अकाउंट फॉर द चेंज इन द डीकमीशनिंग लायबिलिटी। तो आपको लिखना होगा कि कैरिंग अमाउंट ऑफ द पीपीई एंड द लायबिलिटी बोथ विल इंक्रीज, और आगे जो एसेट है उसका डेप्रीशिएशन भी चेंज हो जाएगा। तो आपको कुछ लिखना नहीं है, लेकिन घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस कर लेना। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग and site restoration liability at the end of the 10th year is 2.32 million। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। 5 डिवाइड बाई 1.08 टू दी पावर 10, ये पावर 10 है, ठीक है। लिखते समय ने उसके ठीक पास में लिखा, इसको थोड़ा सा ऊपर खींच लो। एच लिमिटेड विल रिकॉग्नाइज द पीवी ऑफ ड्रॉल ऑफ ₹2.32 million एज एन एडिशन टू द कॉस्ट ऑफ पीपीई and will recognize a corresponding decommissioning liability। तो इसकी एंट्री होगी PPE अकाउंट डेबिट 2.32 फिगर्स इन मिलियन टू प्रोविजन फॉर ड्रॉल। आसपास लिख के रखो, जितना ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं, या मे बी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने पहले दिन ये एंट्री पास करनी है। फर्दर द एंटिटी विल रिकॉग्नाइज द अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट एज फाइनेंस चार्ज। ये 2.32 8% से बढ़ता बढ़ता 5 मिलियन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट बना हुआ है, बोलो ना हाँ। तो सिर्फ आप चेक करना कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर पर जैसे ऑफिस में से टिक लगाते हैं ना, इस टाइप से टिक करते हैं या कोई और तरीका से ऐसे? हाँ, वाउचिंग के लिए जो टिक लगाते हैं ना वैसे ही करना। आज हम इंस्टीट्यूट को वाउच करेंगे, ठीक है। मैंने भी चेक नहीं किया अभी तक कि सही है कि गलत, क्योंकि मुझको क्लास में आपसे करवाना ही था। तो पहले फर्स्ट ईयर में देखना एसेट की ओपनिंग बैलेंस कितनी होगी। 100 तो उन्होंने एसेट परचेज किया और उस पर 2.32 ऐड होगा, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो डेप्रीशिएशन 10.23 आएगा। 232 भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो बैलेंस कितना बचेगा 92.08। अभी पहले मैं एसेट को कंप्लीट कर लेता हूं, ठीक है। स्क्रीन पे देखना 92.08 माइनस 10.23 81.85, 81.85 10.23 71.62। चेक कर रहे हैं क्या कि बोर हो गए? लास्ट वाला कॉलम चेक करते रहना। मैंने चेक नहीं किया, मैंने इंस्टीट्यूट के आंसर को सिर्फ कॉपी पेस्ट किया। मैं सोचा क्लास में स्टूडेंट से एक चेक करवा लूँगा। अभी तक सब सही चल रहा है। 7th ईयर का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 30.69 या 70? हाँ 70 कर दो, कोई बात नहीं। 8th ईयर का बैलेंस कितना आ रहा है? 20.46। लास्ट का एक डिजिट डिफरेंट हो सकता है क्योंकि राउंडिंग ऑफ हुआ है। 10.23 और लास्ट में जीरो आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप SLM फॉलो कर रहे हैं और रेसिडुअल वैल्यू नहीं है तो बैलेंस जीरो आना चाहिए। अब ये जरा ध्यान से करना, ये तो इजी था क्योंकि आपको सेम फिगर यूज करना था। यहाँ पर ये अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट में इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा, ऐड होता जाएगा, क्यूमुलेटिव होता जाएगा। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? यहाँ से 2.32 से स्टार्ट करेंगे, देखना
ठीक है, अब इस पे सिर्फ फोकस करना, इसलिए मैंने ये 3 कॉलम को हटा दिया है। उस पे 8% जरा कैलकुलेट करो, हाँ 2 डिजिट में राउंड ऑफ कर दो, टोटल करना 2.50 आ रहा है लगभग। आप बोलेंगे नहीं सर 2.51 आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप अपनी बुक में 2.51 कर दो, फिर इस पे 8% ले लेना। 2.70 आ रहा है क्या, चेक करो, फिर उस पे 8% ऐड करो, 3.15 प्लस 8% करते जाओ, 3.40 प्लस 8% करना 3.68, चेक करो, बैठो मत। फिर 1 साल बाद आके बोलोगे सर ये फिगर गलत है, आपने गलत पढ़ाया, तो उस समय मैं नहीं सुनने वाला। 4.29, सारा हिसाब किताब आज ही हो जाना चाहिए, कैलकुलेशन के ऊपर बाद में क्वेरी नहीं पूछना है। 4.63, 5, तो ये लास्ट में आपका क्रॉस चेक क्या है कि लास्ट में जब आप पहुंचेंगे यहाँ पे तो 10वें साल के एंड में ये फिगर 5 हो जाना चाहिए। और ये जो टोटल डिफरेंस है, ये टोटल एक्चुअली यहाँ पे लिखो 2.60, ये आपका इंटरेस्ट आ गया, ये इंटरेस्ट इस कॉलम में आएगा ना, ये टोटल का इंटरेस्ट का टोटल 2.68 को यहाँ पे कर दीजिए शिफ्ट। ये ऐसा कब होगा, कोई एस्टीमेट में परिवर्तन नहीं होता है, ना अमाउंट में ना डिस्काउंट रेट में, तो फिर ऐसा चलेगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि चलो स्टूडेंट से थोड़ी मस्ती करते हैं। 4 साल के बाद इन्होंने कहा कि डी कमीशनिंग लायबिलिटी बढ़कर 8 मिलियन हो जाएगी, तो क्या करेंगे। तो पॉइंट नंबर बी, आपकी बुक में आंसर लिखा हुआ है, द चेंज टू द एस्टीमेट ऑफ द एक्सपेक्टेड डी कमीशनिंग ऑब्लिगेशन। तो पहले मैं क्या करूंगा, वापस रिवाइज्ड एस्टीमेट की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे इस तरह से, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कशन के वक्त कर लिया था, 5.04 मिलियन। 8 डिवाइड बाई 1.08 टू दी पावर 6, क्योंकि अभी 6 साल बचे हैं, 10 में से 4 साल हो गए। एज अगेंस्ट दिस, अब आपकी कैरिंग अमाउंट 4 साल के बाद कितनी, जरा यहां पे आके देखो, इस फिगर को टिक करके रखो, हाइलाइटर है तो उसको हाईलाइट करके रखो, क्योंकि 4 साल के बाद हमारी बुक वैल्यू 3.15 थी और हम चाहते हैं कि वो 5.04 हो जाए। तो आपको डी कमीशनिंग लायबिलिटी कितने से इंक्रीज करनी होगी, तो डी कमीशनिंग लायबिलिटी आपको 1.89 मिलियन से रीस्टेट करनी होगी। तो इसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ पर आसपास लिख के रखो, क्योंकि कॉस्ट मॉडल है। कॉस्ट मॉडल में किसको छेड़ना है, पीपीई को। रिवैल्यूएशन मॉडल में किसको छेड़ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व को। कभी कभी पीएनएल अकाउंट को भी छेड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे रिवैल्यूएशन मॉडल में एसेट को नहीं छेड़छाड़ करना है। टू पीडॉल, सर पीडॉल क्या, ड्रॉल क्या होता है, प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग रिस्टोरेशन एंड अदर लायबिलिटीज। जगह कम थी ना, इसलिए मैंने पी ड्रॉल लिख दिया। एग्जाम में मत लिखना, किसी को नहीं समझेगा। जर्नल एंट्री वैसे आपकी बुक में शायद लिखी हुई थी, मैंने क्यों फालतू मेहनत की। 1.89 मिलियन की एंट्री हो गई। क्वेश्चन है कि यहाँ पे पीपी क्यों लिखा, पिछली बार तो आपने पीएनएल अकाउंट लिखा था, उसके पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व लिखा था। जैसा जैसा सिचुएशन आएगा, जैसा ऐसा मॉडल फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। उसके लिए नोट्स बुक में अच्छे से लिखाया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 से लेकर 10 तक की अकाउंटिंग देखेंगे। पहले 4 साल का सेम फिगर कॉपी हो जाएगा, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। तो जरा वो पीपीई वाले स्टेटमेंट में जाना, पिछले पेज पे। 5th ईयर के बिगिनिंग में आपको ये फिगर दिख रहा है क्या, नहीं, ये फिगर चेंज होगा एक्चुअली। क्यों चेंज हुआ ये फिगर, 61.39 था और उसमें आपने 1.89 जोड़ दिया। जरा पेंसिल से लिख के रखो यहाँ पे, न तो फिर आप पूछेंगे कि ये फिगर बदल कैसे गया। वहाँ तो 61.39 था, लेकिन अभी आपने एक एंट्री पास की ना, तो क्या मैच हो रहा है क्या 1.89 ऐड करने से। हाँ, अब इसको आप कितने साल बचे हैं, 6 साल बचे हैं, 6 से डिवाइड करो,
6 से डिवाइड करो 10.55, बैलेंस सिर्फ चेक करते रहना। 10.55 माइनस करेंगे 52.73 आ रहा है, माइनस 10.55, जल्दी जल्दी 42.19, 31.64, 21.09, 10.55, लास्ट में जीरो आना चाहिए बस। तो कहीं पे भी एक आध अगर एडजस्ट करना पड़े तो 1 रुपए का एडजस्टमेंट कर देना इधर उधर, ठीक है। लेजर होमवर्क, ठीक है, तुम्हारे लिए लेजर होमवर्क। हाँ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें लेजर बनाना चाहिए या फिर स्टेटमेंट। तो चलो डी कमीशनिंग लायबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो डी कमीशनिंग लायबिलिटी अभी हमने कितना रिवाइज कर दिया, 5.04, 5.04, सबको समझ में आया। अब उस पे 8% ले लो। अगर आपकी एग्जाम में डिस्काउंट रेट चेंज हो गया तो यहां से डिस्काउंट रेट भी चेंज कर देना। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट रेट चेंज नहीं हुआ है। 5.44 प्लस 8%, 5.88 प्लस 8%, 6.35 प्लस 8%, 6.86 प्लस 8%, 7.41 प्लस 8%, 8। तो अब टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे 2.96 आ रहा है। तो ये हमने ड्रॉल पे बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए, कॉस्ट मॉडल के भी 2 क्वेश्चन ले लिए, रिवैल्यूएशन मॉडल के भी 2 क्वेश्चन ले लिए। अब जो होना इतने में से हो जाएगा, बाकी आपकी तकदीर, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड खत्म हो गया, सिर्फ हम कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। नोट्स इन द अबव टेबल, होमवर्क सब तो मैंने बता दिया, अभी और क्या करें। सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, जब आपने एसेट की वैल्यू बढ़ाई थी यहाँ पे 63.28 किया था, याद है क्या? तो उस समय सिर्फ ये चेक करना है कि कहीं ये अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा तो नहीं हो गया। अगर रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा हो गया तो फिर इसको हमें यहाँ पर इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर रिकवरेबल अमाउंट 63 दिया होता तो ये फिगर फिर हम सिर्फ 63 रखते हैं और ये 0.28 को हम इम्पेयरमेंट लॉस बनाकर राइट ऑफ कर देते हैं, राइट। तो नोट्स इन द अबव टेबल एक बार अपने से पढ़ लो, डाउट हो तो पूछो। नोट्स रिलेटिंग टू अबव टेबल, एग्जाम में ये सब नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम रहे तो लिखना, नहीं तो मत लिखना, क्योंकि आपका आंसर हो गया है। नोट्स पढ़ लीजिए, डाउट हो तो पूछ लीजिए। हमने जो किया वही लिखा हुआ है वहां पे। सिर्फ इम्पेयरमेंट लॉस की टेस्टिंग हमने नहीं की क्योंकि क्वेश्चन में रिकवरेबल अमाउंट नहीं दिया हुआ है। अगर रिकवरेबल अमाउंट देगा तो एक एडजस्टमेंट और बढ़ जाएगा। मान लो क्वेश्चन में लिखा रहता कि रिकवरेबल अमाउंट 63 है 5th ईयर के बिगिनिंग में, तो आपको 0.28 इम्पेयरमेंट लॉस प्रोवाइड करना पड़ता, ठीक है। तो एक नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, पैराग्राफ 32, फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ऑफ इंड AS 16। तो एक्चुअली यहां पर हम एक दूसरे स्टैंडर्ड में प्रवेश कर रहे हैं, 101। 101 का नाम क्या है? फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ऑफ इंड AS, फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ऑफ इंड AS, राइट। तो फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ऑफ इंड AS वाला जो स्टैंडर्ड है 101, उसमें क्या कहता है कि पहले आप ओल्ड गैप फॉलो करते थे। ओल्ड गैप मतलब AS 10। इंडिया में ओल्ड गैप का मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, या जो भी अड़ंग भड़ंग जो फॉलो करते थे सब ओल्ड गैप है, ठीक है। इंड AS 16 के अलावा जो भी फॉलो करते थे ओल्ड गैप, शेड्यूल 3, ये सब। फिर आपके ऊपर ये इंड AS एप्लीकेबल हो गया इस डेट से, मान लो 1/4/2020 से ये एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि आपका नेटवर्थ जो है यहाँ पे 250 करोड़ के ऊपर निकल गया, या आप लिस्टेड कंपनी हो गए, या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो गए, कुछ भी हो सकता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में बता दिया है कब इंड AS आपके ऊपर एप्लीकेबल
होगा, मान लो हो गया इस तारीख से, तो ये स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आपकी जो ओपनिंग बैलेंस शीट होगी यहाँ पे, उसको हम एज पर इंड एस बनाएंगे, एज पर इंड एस, एज इफ कि आप शुरू से ही आज तक इंड एस फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो आपके जितने भी बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी होगी उसको हम फिर से किस रेट पे वैल्यू करेंगे, एज पर इंड एस। तो अगर आपकी बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है तो उसको हम इंड एस 16 के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना चाहिए कि अगर इंड एस 16 हमने शुरू से लगाया होता तो आज इसकी वैल्यू क्या होती। तो मुझे बताओ ये काम आसान है कि मुश्किल है? अभी कोई एसेट 10 साल पहले आपने खरीदा होगा, कोई 20 साल पहले बाई किया होगा, तो वापस इतना पुराना जाकर उसका कॉस्ट निकालना, फिर उसको इन डेज के हिसाब से डेप्रीशिएट करना, ये सब बहुत मुश्किल का काम है। तो उन्होंने क्या किया है, कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं ताकि आपका काम इजी हो जाए। सिर्फ ये फर्स्ट टाइम जब आप ट्रांजिशन करते हैं ओल्ड गैप से न्यू गैप में, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया है। तो आपके पास इंड एस 101 में 3 चॉइसेस दी गई हैं। कितनी? और ये पैराग्राफ याद रखना, जब हम इंड एस 101 पे आएंगे तो वापस ये रिपीट होगा 3 पैराग्राफ वहां पे। तो अभी आप चूंकि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको समझने में ज़्यादा इजी रहेगा ना। वापस जब 2.5 महीने बाद जब मैं 101 पढ़ाऊंगा, उस समय बोलूँगा इंडिया 16 में मैंने ऐसा कहा था, तो आपको देख तो याद भी नहीं रहेगा कि इंडिया 16 पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। कई बार ये भी भूल जाते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं, तो वापस रिवाइज होगा, अभी नहीं बाद में। तो पहला चॉइस क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, यानी कि जितने भी आपके पीपी के आइटम हैं आप उसको फिर से रेट्रोस्पेक्टिवली ऐसे अकाउंटिंग करो जैसे कि आपने शुरू से अब तक इंडिया 16 फॉलो किया था। मुझे बहुत ही डाउट है कि कोई कंपनी ऐसा करेगी। ठीक है, नई कंपनी रहेगी, 2-4 साल पुरानी तो शायद ठीक भी है। अभी मान लो टाटा स्टील है, टाटा स्टील को स्टैब्लिश हुए 105 साल हो गए हैं, ठीक है, और हजारों लाखों की संख्या में उनके पास एसेट्स हैं, तो क्या वो इतना पुराना जाके रिवाइज करेगी? टाटा मोटर्स 50-55 साल हो गए, 60 साल हो गए, रिलायंस को भी 50 साल होने आ गए, तो क्या हम इतना पुराना जाके इतिहास खोदेंगे उसका? नहीं। कर सकते हैं तो अलाउड है, अदरवाइज ऑप्शन बी ले लो। ऑप्शन बी इज फ्रॉम पैराग्राफ D5 ऑफ इंड एस 101 विच अलाउज ऑप्शनल एग्जेम्पशन। ऑप्शनल एग्जेम्पशन क्या होता है मैं इंड एस 101 में बताऊंगा। फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव वैल्यू। ऑप्शनल एग्जेम्पशन मतलब ये नहीं करना तो आप ये कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि आपको चॉइस ए ही लेना है। और ये सबसे इजी है, सबसे इजी नहीं, सेकेंड नंबर पे ये फेयर वैल्यू पे ले लो। जितने भी आपके पीपी के आइटम है उसको फेयर वैल्यू पे ले लो। और मान लो आप चाहते हैं कि कुछ आइटम पे हम रेट्रोस्पेक्टिव इंड एस 16 अप्लाई करें और कुछ आइटम को हम फेयर वैल्यू पे करें, वो भी अलाउड है। और एक क्या थर्ड ऑप्शन, और इसी में क्या अलाउ किया इन्होंने, द एंटिटी कैन डू सिलेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट फॉर फ्यू आइटम्स। मान लो मेरे पास ये 5 पीपी के आइटम है, तो इन दोनों को मैं रेट्रोस्पेक्टिव कर सकता हूं एज पर इंड एस 16, और इन तीनों को फेयर वैल्यू पे कर सकता हूं, इन तीनों को फेयर वैल्यू पे कर सकता हूं। हाउएवर, अभी ध्यान से सुनना, द एंटिटी कैनॉट सिलेक्टिवली डू रेट्रोस्पेक्टिव फॉर फ्यू एसेट। D5, ये D5 है, फेयर वैल्यू यानी D5 फॉर फ्यू एसेट, एंड D7AA फॉर बैलेंस PPE। D7AA पैराग्राफ नहीं अप्लाई कर सकते, ये दोनों कॉम्बिनेशन अलाउड है, लेकिन इसके साथ D7AA अलाउड नहीं है। तो सर अब D7AA क्या होता है? D7A होता है जो भी आपकी बुक में वैल्यू बैलेंस दिख रहा है ओल्ड गैप में, अज्यूम दैट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीपी। कुछ नहीं करना, आलसियों के लिए तो वरदान है। D7AA क्या है?
आलसियों के लिए तो वरदान है। यानी ये कह रहा है कि AS10 में जो भी आपका बैलेंस था, ट्रीट दैट एज ओपनिंग बैलेंस अंडर इंड AS16 फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजिशन, बस कुछ मत करो। लेकिन अगर आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया तो पहले दो ऑप्शन चूज नहीं कर सकते हैं। फिर या तो D7A पूरा चूज करो सभी के लिए, या फिर पहले दो ऑप्शन में से कोई भी कॉम्बिनेशन में चूज कर सकते हैं। इज इट राइट? बुक में लिखा हुआ है। हेलो, क्या लिख रहे हो? ये तो मुझे भी नहीं पता मैंने क्या लिखा है। अच्छा, लिख लेना बाद में। तो ये एक इंस्टीट्यूट ने कार्विन दिया है। हम लोग बोलते हैं ना कार्विन, कार्व आउट। IFRS में ये ऑप्शन नहीं है। IFRS में आपको सिर्फ ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। इंडिया वाले क्या है, जुगाड़ू प्राणी होते हैं। इंडिया वाले की एक खासियत क्या है, जुगाड़ू प्राणी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेते हैं। ठीक है, पंजाब में लोगों को लस्सी बनानी होती पूरे गांव के लिए, अब वो कौन से वो मशीन में बनाएंगे, तो वॉशिंग मशीन में पूरा दूध और उसके साथ सारा मिश्रण डाल के वॉशिंग मशीन को घुमा देते हैं थोड़ी देर के लिए, मस्त पूरे गांव के लिए लस्सी बन जाती है। मैंने टीवी में देखा था, मेरी क्रिएटिविटी नहीं है। ठीक है, कार में पेट्रोल खत्म हो गया, आगे घोड़े बांध देते हैं, घोड़ा कार खींच रहा है, कार तो चल रही है, अंदर से बाहर नहीं निकलेगा लेकिन आदमी। D7A will always be applied on all PPE, underline all PPE। तो ये ऑप्शन लेना है तो फिर आपको फिर बाकी PPE को फेयर वैल्यू नहीं कर सकते, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग कैपिटल WIP। इट कैनॉट बी सिलेक्टिवली अप्लाइड, इट कैनॉट बी सिलेक्टिवली अप्लाइड। यानी अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है तो फिर सारे PPE पर यही एप्लीकेबल होगा। ग्रुप कंपनीज विल ऑल्सो अप्लाई D7A। अगर पेरेंट ने डिसाइड किया कि हम ये फॉलो करेंगे तो सब्सिडरी को भी यही फॉलो करना पड़ेगा। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? क्योंकि जब कंसोलिडेट करेंगे तो दोनों फिगर एक ही अकाउंटिंग पे बेस्ड होना चाहिए ना, तो फिर सब्सिडरी के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। नेट बुक वैल्यू और कैरिंग अमाउंट आफ्टर डेप्रिसिएशन and rectification of any error should be considered as deemed cost। तो ये इसको deemed cost कहेंगे, that is the carrying amount under old GAAP। अभी तुम लिख लो carrying amount under old GAAP, that is your AS10 is equal to cost or deemed cost under Ind AS 16 ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन। तो कुछ नहीं करना है, आलसियों के लिए वरदान। ना तो फेयर वैल्यू करनी है ना रेट्रोस्पेक्टिव करना है। सच डीम्ड कॉस्ट लिख लिया क्या? CA अंडर ओल्ड गैप, CA मतलब कैरिंग अमाउंट, विल बी डीम्ड कॉस्ट अंडर इंड AS 16 फॉर ऑल द आइटम्स ऑफ PP। आपको सिर्फ उस दिन तक जितना डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना था कर दो, जो भी रेक्टिफिकेशन करना था कर दो। Such deemed cost cannot be adjusted for any other reason like capitalization of borrowing cost। वो जो भी वैल्यू है आगे अभी वही deemed cost। Earlier impairment cannot be reversed after application of Ind AS। जो भी impairment आपने पहले प्रोवाइड किया अब उसको रिवर्स भी नहीं कर सकते हैं। इम्पेयरमेंट का रिवर्सल कौन से स्टैंडर्ड में हम पढ़ने वाले हैं? Ind AS 36 कमिंग सून इन नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके, अर्लियर एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन विल बी कैंसल्ड। जो आपका डेप्रीशिएशन का अकाउंट है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो एंट्री होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन टू PPE। तो PPE को हम पूरा एकदम चमका देंगे नहला धुला के। अब एक सिंगल फिगर दिखेगा, आगे उसी को डेप्रीशिएट करना है। उससे रिलेटेड जो भी इम्पेयरमेंट, डेप्रीशिएशन सब हटा दो। अर्लियर रिवैल्यूएशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग। और इससे रिलेटेड कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व भी है तो वो भी रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांजिशन के दिन ट्रांसफर करके खत्म कर देंगे। यानी इसको एकदम बिल्कुल फ्रेश कर देंगे। ठीक है, उससे एसोसिएटेड सारे अकाउंट को खत्म कर देंगे। हाँ जी,
Yes, deemed cost will be depreciated over remaining useful life. Depreciation तो करेंगे ही. That will become deemed cost for this standard. बाकी फिर इंडिया 16 उसको आगे जो करने कहता है वो करेंगे. तो इंडिया 16 क्या कहता है? Cost will be depreciated. Cost minus residual value will be depreciated over the useful life. तो आगे फिर ये स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे, है कि नहीं? तो डिप्रिसिएशन तो करेंगे ही ना अगर उसकी लाइफ बची हो तो. रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग ओरिजिनल कहाँ? 20 साल में से मान लो 2 ही साल बचे हैं तो 2 ही साल उसको और डेप्रिशिएट कर पाएंगे ना. नेक्स्ट लाइन, डिफरेंस बिटवीन इंड AS 16 एंड IAS 16. डिफरेंस बिटवीन इंड AS 16 एंड IAS 16. अभी अभी आपने एक डिफरेंस देखा कि इंड AS 16 में एक थर्ड ऑप्शन भी है जो इंड AS IAS 16 में वो नहीं है. और दूसरा डिफरेंस है फेयर वैल्यू मॉडल जो कि एक्चुअली इस चैप्टर से कम रिलेटेड है. इंड AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है. जब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अभी 2-4 दिन के बाद तो वहां पर आपको इंडिया में सिर्फ एक मॉडल अलाउड है, कॉस्ट मॉडल, जबकि इसका जो काउंटर पार्ट स्टैंडर्ड है IAS 40 उसमें 2 ऑप्शन अलाउड है, फेयर वैल्यू एंड कॉस्ट. इंडिया में अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे फेयर वैल्यू मॉडल अलाउड नहीं है क्योंकि लैंड और रियल एस्टेट की फेयर वैल्यू डेवलप कैलकुलेट करना अभी भी इंडिया में आसान काम नहीं है, डिफिकल्ट है थोड़ा सा. बस एक आखिरी काम मेरा कर दो, ये MCQ के आंसर बता दो, ठीक है? बुक बंद, बुक बंद, बुक के नीचे आंसर लिखा हुआ है. थोड़ी देर के लिए बुक बंद कर लीजिए. ईमानदारी और सज्जनता का परिचय देना है. क्वेश्चन 1, हेल्दी इन. अब मैं देखना चाहता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं. अपने आप को मार्क्स भी देना है, ठीक है, कि कितने आंसर मैंने सही किए. 5 में कम से कम 3 तो सही होने चाहिए ना पास होने के लिए. मेरे ख्याल से आप सभी सही कर पाएंगे. हेल्दी इंक बॉट a private jet for use of its top ranking official. The cost of the private jet is 15 million and can be depreciated either using a composite useful life or useful life of the major component. तो 15 मिलियन का जेट है. It is expected to be used over 7 years. Engine of the jet has a useful life of 5 years. Private jets tires are replaced after 2 years. The private jet will be depreciated using the straight line over. अभी देखो टोटल ये जो एसेट है उसकी लाइफ है 7 साल, लेकिन इसमें कुछ एसेट ऐसे हैं जिसकी लाइफ 5 है, 2 है और बैलेंस की लाइफ 7 है. ये दोनों मेजर कंपोनेंट है जिसकी लाइफ डिफरेंट है फ्रॉम द मेन एसेट. तो इसकी डेप्रिसिएशन कैसे होगी? पूरे के पूरे जेट को हम 7 साल डेप्रिशिएट करेंगे या अलग अलग कंपोनेंट की अलग अलग डेप्रिसिएशन करेंगे? तो ये आपका चॉइस है. पहला चॉइस दिया है कि 7 ईयर कंपोजिट यूजफुल लाइफ. दूसरा चॉइस दिया है 5 ईयर यूजफुल लाइफ फॉर इंजन, 2 ईयर यूजफुल लाइफ फॉर टायर एंड 7 ईयर यूजफुल लाइफ टू बी अप्लाइड टू द बैलेंस कॉस्ट ऑफ द जेट. ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, फिर भी बाकी 2 पढ़ना जरूरी है. 2 ईयर यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म. ये कौन महारथी ये ऑप्शन देगा? इसने कहा कि एक काम करो जो सबसे लोएस्ट है उतने में डेप्रिशिएट कर दो. और चौथा है 5 ईयर यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन सिंपल एवरेज ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ मेजर कंपोनेंट. कहीं भी पूरे पिछले 4 दिन से मैं चैप्टर ले रहा हूं, एक बार भी मैंने सिंपल एवरेज ऑफ डिफरेंट एसेट्स यूजफुल लाइफ बोला है? कहां कहां से इनके दिमाग में आइडिया आता है सब? तो कौन सा आंसर सही है? बी सही है. देखते हैं कंप्यूटर जी क्या कहते हैं. A B C D. ए नहीं, बी. हाँ, बी आ गया. सबके सही आए, 1 मार्क मिल गया. और 2 चाहिए कम से कम. An entity imported machinery to install in its new factory premises before the year end. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है.
However, due to circumstances beyond its control, the machinery was delayed for a few months but reached the factory premises before the year end. The machine is available for use now. While this was happening, the entity learned from the bank that it was being charged interest on loan it had taken to fund the cost of the plant. What is the proper treatment of freight and interest expense under Ind AS 16? तो एक तो आपका फ्रेट है क्योंकि आपने इंपोर्ट किया है, तो फॉरेन कंट्री से आपके फैक्ट्री प्रेमाइस तक आने का खर्चा है, और दूसरा आपने बोरो करके कुछ इंटरेस्ट पे किया है. इज इट राइट? तो इसमें से इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा और फ्रेट का ट्रीटमेंट क्या होगा? पहला ऑप्शन है दोनों को कैपिटलाइज करेंगे. दूसरा ऑप्शन है इंटरेस्ट में भी कैपिटलाइज बट फ्रेट शुड बी एक्सपेंस्ड. तीसरा है फ्रेट शुड बी कैपिटलाइज, इंटरेस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस. और चौथा है बोथ एक्सपेंसेस शुड बी एक्सपेंस्ड. यहां पर मुझे उम्मीद है इंस्टीट्यूट को ग्राहक मिलेगा, रिपीट कस्टमर. कौन सा ऑप्शन सही है? ए. इंटरेस्ट शुड बी कैपिटलाइज इफ इट इज अ क्वालिफाइंग एसेट. अभी तक कहां आपको लग रहा है कि ये क्वालिफाइंग एसेट है? मशीन तो रेडी है, उसको वहां से लाकर यहां पे इंस्टॉल करना है. क्या आपको मशीन यहां पे क्वालिफाइंग एसेट लग रही है क्या? अब ये जो आप कंप्यूटर रोज देखते हैं ना, ये थोड़ा अलग टाइप का कंप्यूटर है, ये इंपोर्टेड है. ये हमने जर्मनी से इंपोर्ट किया था. उस समय टेक्नोलॉजी बहुत हाई एंड थी. उस समय कोई भी कंप्यूटर मार्केट में नहीं था जिस पे हम लिख सकते थे ऐसे आराम से. आजकल तो लैपटॉप में आ गए हैं, बट जब मैंने इसको लिया था तो इट वाज यूनिक. जर्मनी से 3-4 दिन में आ गया, शिपिंग हो गया, हमने फ्लाइट से बुलवाया था. तो क्या हम इसको कैपिटलाइज करेंगे इंटरेस्ट को? तो फ्रेट विल बी कैपिटलाइज, इंटरेस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज. सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा सा ड्राफ्टिंग में उनको देना चाहिए था दैट मशीन इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट. मेरे मन में भी संदेह आया था जब मैंने 4 ऑप्शन देखे थे कि ए भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू द एसेट इज अ क्वालिफाइंग एसेट. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. चलिए जल्दी से 3 और कर लेते हैं, फिर ब्रेक लेंगे. XYZ Inc. owns a fleet of over 200 cars and 20 ships. It operates in a capital-intensive industry and has significant other PPE that it carries in the books. It decides to revalue the PPE. The company's accountant has suggested the alternative that follows. Which one of the following options select in line with Ind AS 16? तो इस कंपनी के पास 100 कार्स हैं, 20 शिप्स हैं और बाकी अदर पीपीई के आइटम्स हैं. अब ये रिवैल्यूएशन पॉलिसी चूज करना चाहती है. तो ये तो आप आराम से आंसर कर पाएंगे. पहला ऑप्शन देखते साथ ही समझ में आ जाएगा कि गलत है. रिवैल्यू ओनली 1/2 ऑफ ईच क्लास. मैं बाकी भी नहीं पढ़ूंगा. क्या हम ऐसा आधा आधा करेंगे या पूरी क्लास को रिवैल्यू करते हैं? तो पहला ऑप्शन छोड़ देते हैं. ये थोड़ा ठीक लग रहा है, रिवैल्यू एन एंटायर क्लास ऑफ पीपीई. इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं. रिवैल्यू 1 शिप एट ए टाइम. 20 शिप है तो क्या ऐसा 20 साल तक मैं एक एक को पकड़ पकड़ के रिवैल्यू करूंगा? ये भी ऑप्शन गलत है. एज इट इज ईजियर देन रिवैल्यूइंग ऑल शिप्स टुगेदर. कहां से ये लोग ऐसे ऑप्शन देते हैं, लेकिन फिर भी लोग टिक करते हैं. जिसने पढ़ा नहीं है ना वो टिक करेगा. Since assets are being revalued regularly, there is no need to depreciate. मैंने ऐसा कब कहा कि एसेट को रिवैल्यू करने के बाद डेप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं? तो इन्होंने 3 ऐसे ऑप्शन दिए हैं जो दूर दूर तक भी सही नहीं है. बी. क्वेश्चन 4. An entity installed a new production facility and incurred a number of expenses at the point of installation. The entity's accountant is arguing that most expenses do not qualify for capitalization. अब आपको बताना है, included in those expenses are initial operating losses भी है. क्या आपको ये कैपिटलाइज करना चाहिए इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस या इसके टाइप के बाकी एक्सपेंसेस?
नहीं, तो दिस शुड बी डेफर्ड, डेफर्ड का तो ऑप्शन ही नहीं है। एक्सपेंस्ड एंड चार्ज टू इनकम, ये सही है। कैपिटलाइज, इसको कैपिटलाइजेशन अलाउड ही नहीं है। और चौथा टेकन टू रिटेन्ड अर्निंग, ये कहाँ से आ गया भाई? सिंस इट इज अनरीजनेबल टू प्रेजेंट इट एज अ पार्ट ऑफ द करंट ईयर्स इनकम स्टेटमेंट। कुछ भी, हाँ, बकवास की भी हद है। देखते हैं कि आंसर बी है। यस, एक और आखिरी सवाल। इंडिया 16 रिक्वायर्स रिवैल्यूएशन सरप्लस रिजल्टिंग फ्रॉम इनिशियल रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई शुड बी ट्रीटेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व का क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, जरा मन में ध्यान करो और नीचे ढूंढना है। आंसर देखने के पहले सोचना है कि क्या अलाउड है। एक तो हमें अलाउड है कि हम डेप्रीशिएशन जो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं वो हम रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर सकते हैं। एसेट जब डी रिकॉग्नाइज हो जाता है फिर उसको हम रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं। तो अब आपको वो ढूंढना आंसर में, या फिर कंपनी के पास एक चॉइस है कि कुछ मत करो, लेट इट रिमेन इन द रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट टिल द एसेट इज डी रिकॉग्नाइज। अब वो आंसर ढूंढना है आपको। पहला तो लिखा कि क्रेडिट टू रिटेन्ड अर्निंग एज दिस इज एन अनरियलाइज्ड गेन, राइट या रॉन्ग? देखते ही समझ में आ गया गलत है। रिलीज्ड टू द इनकम स्टेटमेंट, released to the income statement an amount equal to difference between depreciation calculated on historical cost vis-a-vis revalued amount। सही या गलत? इसमें गलत ये है कि रिलीज टू इनकम स्टेटमेंट लिखा है, ये जाएगा रिटेन्ड अर्निंग में, ओसीआई में नहीं, रिटेन्ड अर्निंग में। एडिशनल डेप्रीशिएशन को हम रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे, एसओसीआई में एक कॉलम में माइनस करके एक कॉलम में प्लस करेंगे। तो ये इनकम स्टेटमेंट बोल रहा है, इसलिए गलत है। ये दिखने में सही लगता है लेकिन वर्डिंग्स पे ध्यान देंगे तो गलत है। डिडक्टेड फ्रॉम करंट एसेट एंड एडेड टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये क्या है भाई? डिडक्टेड फ्रॉम करंट एसेट, क्या डिडक्ट करेंगे? समझ नहीं आया, गलत है। डेबिटेड टू पीपीई and credited to a reserve called revaluation reserve, ये ठीक है। PPE account debit to revaluation reserve and revaluation reserve is shown under equity, यानी SOCI में दिखाएंगे उसको। क्या ये सही कह रहा है? देखते हैं, क्या हमारा आंसर भी डी है? यस। सो नाउ होमवर्क, प्रॉब्लम फॉर सेल प्रैक्टिस। तो अब आप कर पाएंगे, ट्राई कर लेना। कहीं ना कहीं हमें रुकना पड़ता है, ये सारे क्वेश्चन भी मैं करवा तो दूं लेकिन और 2 दिन लग जाएंगे, फिर करेंगे आज। आप सोने के पहले कर लेना, ठीक है? सो दिस चैप्टर इज ओवर।